स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भारत की नई औद्योगिक नीति 1991। भारत में उद्योगों की कमी को दूर करने के लिए एक औद्योगिक नीति शुरू की गई जिसका नाम पड़ा नई औद्योगिक नीति 1991। और इस नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत हम इन 5 टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। भारत की नई औद्योगिक नीति की व्याख्या तथा इसके उद्देश्य और विशेषताएं या प्रावधान और इस उद्योग में संशोधन या परिवर्तन तथा इस औद्योगिक नीति का मूल्यांकन एवं समीक्षा। तो दोस्तों आज इस 5 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत इसकी व्याख्या की शुरुआत करते हैं। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 1980 के दशक में औद्योगिकीकरण में विशेष तेजी आई, जिसका प्रमुख श्रेय 1980 के दशक के प्रारंभ तथा मध्य में किए औद्योगिक सुधारों को दिया जा सकता है। यानी भारत में 1980 के दशक में एक तेजी आती है जो 1980 के दशक में प्रारंभ तथा मध्य में औद्योगिक सुधार किए गए थे। 1990 के दशक में तेजी लाने हेतु एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता महसूस की गई तथा परिणाम स्वरूप 24 जुलाई 1991 को सरकार द्वारा एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस औद्योगिक नीति की प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं। 1991 की औद्योगिक नीति में कौन कौन से उद्देश्य हैं, हम इसके उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पहला उद्देश्य देख लेते हैं। अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों में वृद्धि करना। यानी जो 1991 में औद्योगिक नीति शुरू हुई उसका उद्देश्य पहला क्या है, यानी जब 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद जो औद्योगिक नीति थी उसमें संशोधन किया गया। कब? 1991 में। तो 1991 में जब संशोधन किया गया तो 1947 से 1991 के बीच जो औद्योगिक नीति थी उसमें जो उपलब्धि प्राप्त की गई थी उसमें क्या करना था? वृद्धि करना, है ना। पहला उद्देश्य क्या है? अब तक मतलब 1947 से 1991 के बीच जो औद्योगिक नीति थी उसमें प्राप्त की गई उपलब्धियों में क्या करना? वृद्धि करना। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है? विकृतियां व कमजोरियां जो उत्पन्न हो गई उन्हें दूर करना। 1947 और 1991 के बीच जो औद्योगिक नीति थी उसमें जो विकृतियां एवं कमजोरियां आई थी दूर करना, इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य रखा गया। फिर तीसरा उद्देश्य क्या है हमारा? उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में हुए विकास को बनाए रखना, है ना। जो उत्पादकता है और लाभकारी रोजगार है उसमें जो विकास को बनाए रखना है। फिर चौथा उद्देश्य है उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। जो उद्योगों में उद्यमशीलता है, उद्यमी है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना, ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना जिससे उद्योग में रोजगार बढ़ सके। पांचवा उद्देश्य हमारा क्या है? प्रौद्योगिकी को उत्पन्न करना तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक प्राप्त करना, है ना। अब नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं या प्रावधान हम पढ़ेंगे। नई औद्योगिक नीति 1991 की प्रथम विशेषता या प्रावधान क्या है? सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का अनारक्षण। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्रों को सीमित किया गया और महत्वपूर्ण तथा मूलभूत उद्योगों में गैर सरकारी क्षेत्र को बड़ी मात्रा में भागीदारी की अनुमति दी गई। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित कर दिया गया और जो गैर सरकारी क्षेत्र थे उन्हें बड़ी मात्रा में भागीदारी का अनुमति दे दिया गया। फिर सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए पूर्व आरक्षित क्षेत्र, यानी पहले जो आरक्षित क्षेत्र थे 17 क्षेत्रों के स्थान पर अब केवल 8 ही ऐसे क्षेत्र को आरक्षित रखा गया। वह 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं? मुख्यतः नीतिगत अथवा सुरक्षात्मक विषयों से संबंधित है। ये क्षेत्र शस्त्र, गोला बारूद संबंधित सुरक्षा उपकरण, सेना के लिए विमान एवं जलपोत, परमाणु ऊर्जा, कोयला एवं ग्रेनाइट, खनिज तेल, लोहा, मैग्नीज, क्रोम, जिप्सम, गंधक, सोना, हीरा, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, परमाणु अयस्कों का खनन तथा रेल परिवहन, ये 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आरक्षित रखा गया। पहले 17 क्षेत्र थे, अब इन 8 क्षेत्र को ही आरक्षित रखा गया और क्षेत्र को छोड़ दिया गया। फिर दूसरी विशेषता है औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त करना। नई औद्योगिक नीति के द्वारा सुरक्षा और सामरिक कारणों, सुरक्षा एवं अभिभावी पर्यावरणीय
समस्याओं तथा खतरनाक किस्म के उत्पादों को विनिर्माण से संबंधित कुछ ऐसे उद्योग को छोड़कर निवेश पर स्तर पर ध्यान न देते हुए सभी औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। फिर तीसरा पॉइंट है बड़े व्यापारिक घरानों पर निवेश संबंधी नियंत्रण को हटाना। जो बड़े व्यापारिक घराने थे उन्हें निवेश संबंधी नियंत्रण को हटा दिया गया। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत अब बड़ी फर्में विविधीकरण के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम को संशोधित किया गया। अब ये फर्में अन्य फर्मों के समान मानी जाएंगी। इस प्रावधान से भारतीय फर्में की योग्य होंगी वह विश्व बाजार में कुशलतापूर्वक बड़ी मात्रा में प्रतियोगिता कर सकेंगी। फिर अगला पॉइंट है चौथा, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों को समाप्त करना। इस नीति के अंतर्गत नई परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया। जब नई औद्योगिक नीति 1991 में नई जो परियोजनाएं चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की अपेक्षा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं पांचवा, आदेशात्मक परिवर्तनीयता धारा समाप्त करना। देश में औद्योगिक निवेशों एक बहुत बड़ा भाग बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर वित्त पोषण किया जाता था। अब तक ये संस्थान नई परियोजनाओं हेतु ऋण देने संबंधी कार्यवाही में एक परिवर्तनीय धारा को शामिल करने की आदेशात्मक परिवर्तन का पालन करते हैं, जिसके अंतर्गत इन्हें यह विकल्प था कि यदि उनका प्रबंधक आवश्यक समझे तो अपने ऋणों को एक भाग को इक्विटी में परिवर्तन कर सकते हैं। यद्यपि इस धारा का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया था, परंतु इसे फर्मों के अधिग्रहण की एक धमकी के रूप में लिया जाता है। अब हम अगली विशेषताएं देख लेते हैं। छठवां, परियोजना स्थापना है सरकारी अनुमति। इस नीति में उन 23 शहरों के अतिरिक्त जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ये परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। इस नीति में उन 23 शहरों को रखा गया जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उन्हें ये परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार की कोई अनुमति लेने की बाध्यता नहीं है ना, उसे समाप्त कर दिया गया। फिर सातवां पॉइंट है लघु उद्योग क्षेत्र। नई औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों को यह विकल्प दिया गया कि वे अपनी अंशधारिता का 24% तक बड़े और अन्य औद्योगिक उपकरणों को दे सकते हैं। इससे उनको अधिक मात्रा में पूंजी और प्रौद्योगिकी प्राप्त हो जाएगी या हो सकेगी। फिर हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। आठवां, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रौद्योगिकी परिवर्तनों और उद्योगों के आधुनिकीकरण की लागत का निर्वहन कर्मचारियों द्वारा न किया जाए, 200 करोड़ रुपए की पूंजी सहित एक राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना की गई। इसका उपयोग रुग्ण तथा मृत उद्योगों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें पुनः प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन वित्त प्रदान करने के लिए होगा। तो दोस्तों, ये नई औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख विशेषताएं या प्रावधान। अब हम अगले टॉपिक में 1991 के औद्योगिक नीति के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार के 2012-13 के बजट में 1991 की औद्योगिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन है हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पहला परिवर्तन है सीमा शुल्क की संरचना में परिवर्तन। जो सीमा शुल्क है उसकी संरचना कैसी थी और कैसे परिवर्तन किया गया। सीमा शुल्क की संरचना में परिवर्तन करते हुए इस शुल्क की उच्चतम दर को 40% से घटाकर 2001 के बजट में 35% दिया गया था। इससे प्रमुख सीमा शुल्क की दरों की संख्या 5 से घटकर 4 रह गई है तथा पूर्व में लगाए गए 10% से अधिक भार को समाप्त कर दिया गया है। फिर दूसरा पॉइंट है आयात शुल्क के मानदंड की रियायतें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र के महत्व को स्वीकारते हुए इन क्षेत्रों को आयात शुल्क के मानदंड में विशेष रियायतें दी गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के अंतर्गत इस महत्व को स्वीकारते हुए जो ये क्षेत्र आयात शुल्क के मानदंड थे उन्हें विशेष रियायतें प्रदान की गई थी। फिर अगला पॉइंट तीसरा हम देख लेते हैं। थोक दवाओं के लिए लाइसेंसी नहीं। लगभग समस्त थोक दवाएं के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी जो थोक दवाएं ली जाती थी उन्हें सरकारी लाइसेंस की कोई अनिवार्यता नहीं है। अब 1991 में इस लाइसेंसी अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया। फिर चौथा पॉइंट है न्यूनतम ब्याज दर की सीमा समाप्त। 2 लाख रुपए से अधिक की उधारियों के लिए न्यूनतम ब्याज दर की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया। फिर पांचवा पॉइंट है विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं अनिवासी भारतीयों की निवेश सीमा। विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीय तथा अनिवासी भारतीय विदेशियों कंपनी निकायों द्वारा की गई कंपनी में कुल निवेश की सीमा 24% से बढ़ाकर 2001 के बजट में 40% तथा 2011-12 के बजट में 43%
45.34% कर दी गई है, परंतु यह शर्त है कि इस प्रकार से बड़ी सीमा का अनुमोदन कंपनी का निदेशक मंडल करे तथा कंपनी की साधारण दवाई आशय का संकल्प पारित करे। फिर अगला पॉइंट है 6वां, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की शर्तों को हटाना। जो विदेशी प्रत्यक्ष शर्तें थे उन्हें हटा दिया गया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति 100% तक इसे प्रत्येक मामले के आधार पर दी जाती है, परंतु यह शर्त यह है कि उनकी धारिता का न्यूनतम 25% घरेलू बाजार में लाया जाना चाहिए। 2012-13 के बजट में इस शर्त को हटा दिया गया। यदि विदेशी निवेशक न्यूनतम $50 मिलियन का निवेश करते हैं तब शर्त को हटा दिया गया है ना। अगर $50 मिलियन से कम निवेश करते हैं तो ये शर्त उनके लिए लागू है। फिर अगला पॉइंट है, अगली परिवर्तन क्या है? अगला परिवर्तन 7वां, दूरसंचार सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी। आधारभूत दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा विदेशी क्षेत्र की अनुमति प्रदान की गई। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 क्या है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं, प्रावधान और 1991 के औद्योगिक नीति के महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्हें वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।